आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीई VAE 181 रहेगा, ठीक है? इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन रहेगा। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, चाहे आपका बीएजी है, बीकॉम जी है, बीएससी जी है, कुछ भी है, सभी जितनी भी बैचलर डिग्रियाँ रहेंगी, ये आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा ही होगा, कोई भी कोर्स हो आपके पास, ठीक है? आज हम इसमें चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन-कौन से क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 से आते हैं। बाकी भी ये क्लास आपको लगातार मिल रही है, आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो, ठीक है? आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा वन संसाधन। अगर मैं बता दूँ तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि आज मैं इस क्लास में आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इस चैप्टर नंबर 5 में से। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो आप इंग्लिश मीडियम में बुक को ओपन कीजिए, क्योंकि मैं पॉइंट और सारी चीज़ें वैसे ही बताऊँगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ मैं बताते बातें चलूँगा, वहीं पर आपको क्या करनी है, मार्किंग कर लेना है, निशान लगा लेना है, ठीक है? तो देखिएगा, आज का जो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 रहेगी, इसमें हम लोग वन संसाधन के रूप में क्या है, खास तौर से जो वन अवरूपण है, वन और उसका कारण और परिणाम क्या है? भाई जो वन अवरूपण का मतलब यानी जंगल जो खत्म होते चले जा रहे हैं या जंगलों का जो सफाया होता चला जा रहा है, इसके कारण क्या, इसके परिणाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खनन कार्य और बांध निर्माण पर्यावरण, वन और जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है? जातीय जनसंख्या और उसके अधिकारों पर प्रभाव, वन संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, एक कुछ इसमें के पॉइंट रहेंगे जो कि आपको आने वाले देश में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, वन एक संसाधन के रूप में है। अगर मैं बात करूं तो जो वन है यानी जो जंगल होता है, वह एक रिसोर्स के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं। अगर आप लोग बात करोगे यानी जो हमारे वन होते हैं, यानी जो वन होते हैं, अगर मैं वनों की बात करूं तो हम लोगों को वनों से इमारती लकड़ी, जलावन यानी जलाने के लिए लकड़ी, चारा, फाइबर, रेशा, फल, जड़ी बूटी, ठीक है, सौंदर्य प्रधान और अनेक प्रकार की सामग्रियां यानी कच्चा माल प्रदान करते हैं। यानी वनों से हमें कई प्रकार की चीजें क्या है, मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? इमारती लकड़ी मिलती, जलाने की लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, फाइबर मिलता है, रेशा मिलता है, फल मिलता है, जड़ी बूटी मिलती है, सौंदर्य प्रधान यानी खास तौर से जैसे क्रीम व्रीम जो बनती है उसमें जैसे मान लो उसमें कुछ मिलाते हैं, उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो जो वन होते हैं, वन मृदा निर्माण में, भाई वन अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी नहीं बनेगी। वन मृदा निर्माण में, जल संरक्षण में और ऑक्सीजन के ठीक है, पुनर्उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी जो वन होते हैं, वो मृदा निर्माण यानी मिट्टी को बनाने में, पानी को सेफ यानी जल संरक्षण में और ऑक्सीजन का पुनर्उत्पादन हो, इसमें क्या करते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? वन निभाते हैं। वृक्ष अपनी ठीक है, जैव मात्रा में CO2 का योगीकरण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन यानी वायुमंडल में आर्द्रता की हानि के द्वारा वह वायु जलवायु के मध्य स्तर पर बनाए रखते हैं। यानी अगर वनों की बात करोगे तो वन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला जो मैं पॉइंट लेने जा रहा हूं, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ सकता है। देखो, वनों के मोस्टली 3 महत्व होता है। वनों का आर्थिक महत्व है, जैसे बोलता है, वनों का आर्थिक महत्व है, वनों का पारिस्थितिक महत्व है और वनों का सामाजिक महत्व है। कितना महत्व भाई? वनों के कितने महत्व है? मुख्यतः वनों के 3 महत्व होते हैं। आर्थिक महत्व, पारिस्थितिक महत्व और सामाजिक महत्व। और वनों का आर्थिक महत्व क्या है? देखिएगा, वनों का जो आर्थिक महत्व होता है, वन जो है पादपों के यानी इनके जो वन होता, जंगल होता, भैया इसके जो फल होते हैं, इसकी पत्ती होती है, इसके जड़ होते हैं, इसके कंद यानी इससे जो फल मिलता है, फूल मिलता है। जनजातीय लोग यानी जो जंगलों वंगलों में रहते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं भैया, भोजन करते हैं। जंग यानी वनों से हमें लकड़ी और बांस के लुगदी का कागज बना करके हम लोग इसका निर्माण भी करते हैं। वनों के जंतु वनों के जंतु और वनस्पति अनेक प्रकार के जीवन निर्वाह पदार्थ यानी वनों से जो जंतु है, जो वहां पर जंगल है उससे जो हम लोगों को जड़ी बूटी मिलती है, औषधि मिलती है, उससे कीटनाशक दवाइयां बनती हैं, पीड़कनाशक दवाइयां बनती है, ये सारी चीजें ना, इन पदार्थों की कटाई दुरुपयोगी रूप से की जानी चाहिए, जिससे वह वन संसाधन को दीर्घकालिक बन यानी अगर आप देखो कि जो वन है यानी जो जंगल है, उनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है? अगर आप लोग बात करोगे वन
लकड़ी का उपयोग जो घर में हमारे यहाँ जो लकड़ी का सामान है, दरवाजा है, फरवाजा है, ये सब क्या घर में जो फर्नीचर है, किसका सब वनों से लकड़ी आती है, उससे बनता। फर्नीचर है, माचिस है, हल है, सेतु है, नौका है, सब किससे बनता? वनों के उत्पाद से। वन उत्पाद में जैसे टैटिन, गोंद, मसाले, मोम, शहद, कस्तूरी, जानवरों की खालें, ये सभी चीजें हमको कहाँ से मिलती है? ये जंगलों से मिलती है, वनों से ही तो मिलती है। वनों से सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि जो पशु पौधे हैं, यानी पशु है, जानवर है, उनको भी भोजन और चारा कहाँ से मिलता है? वनों से मिलता है। वन पृथ्वी पर कह सकते हो कि सबसे बड़ा नवीकरणीय संसाधन है। क्या? वन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे पूछ सकता है कि वन कैसा संसाधन है? तो आपको बताना पड़ेगा कि वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है? अगला देखो, वनों के पारिस्थितिक महत्व क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पॉइंट हैं। वनों के पारिस्थितिक महत्व में पहला क्या है? भूमंडलीय वायु का संतुलन करते हैं। यानी जो वन होते हैं, वह हमारा जो वायुमंडल है या भूमंडल है, उसमें वायु का संतुलन करते हैं। वायु मतलब होती है भैया हवा। उसका जो संतुलन है, यानी उसका बैलेंस जो है, उसको बनाए रखने में कह सकते हो कि वनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों का पहला पारिस्थितिक महत्व है। दूसरा पारिस्थितिक महत्व क्या है? वन जो है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी जो है, इसका संरक्षण करते हैं, यानी बायोडायवर्सिटी को सेव करते हैं, इसको बचाते हैं। वनों का कह सकते हैं कि दूसरा पारिस्थितिक महत्व होगा। अब बोलेगा कि वनों का तीसरा पारिस्थितिक महत्व क्या होता है? वन जो होते हैं प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र और प्रक्रियाओं का सहारा देने, यानी वन जो है वो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, उसको क्या देते हैं? सहारा देने का काम करते हैं। कौन करते हैं? वन करते हैं। ये वनों के जरिए तो। और वनों का कह सकते हैं कि अगला ये 3 महत्व है। ठीक है? वनों के 3 क्या है? पारिस्थितिक महत्व, तीनों को याद रखना, क्योंकि मल्टीपल में क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो मल्टीपल में जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है? वनों का पहला पारिस्थितिक महत्व क्या है? भूमंडलीय और जलवायु का संतुलन करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और कह सकते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों और प्रक्रियाओं को सहारा देना इनका कार्य है। वनों का तीसरा जो महत्व भैया वो है सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। वनों का तीसरा महत्व क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। जैसा कि प्रस्तावना, यानी इसमें इनको हम इंट्रोडक्शन में बोल रहा है, जैसा कि प्रस्तावना में आप सबने पढ़ा होगा कि वन जो है सभ्यता से आरंभ ही वन हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कह सकते हैं कि जब से मानव जीवन शुरू हुआ है, जब से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, तब से वन जो है हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति का हिस्सा है। हमें आज के समय में आधुनिक हो या भौतिकवादी जीवन में वन जो है सांस्कृतिक बंधे के संकेत देते हैं। इसलिए ऐसा क्योंकि वनों से सौंदर्य बोधक और मनोरंजन के लिए यानी वनों का भाई एक प्रकार से मनोरंजन के महत्व है, सौंदर्य बोधक महत्व है, और वनों का कह सकते हैं कि आध्यात्मिक महत्व भी बना हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर आने के क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा रहेगा। वन अवरूपण, तो पहला अवरूपण समझ लो, आखिर अवरूपण होता क्या है? अवरूपण का मतलब होता है कि जंगलों का सफाया हो जाना या जंग यानी वनों का नष्ट हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं अवरूपण। पहले अवरूपण समझ में आएगा तभी तो समझ पाओगे आखिर उसका रीजन क्या है और उसका अगर अगर वन साफ हो जाएंगे, अगर जंगल जिस प्रकार से भैया कटता चला जा रहा है, ऐसे कटता चला जाएगा, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसी को बोलते हैं परिणाम। यानी वन अवरूपण, देखो वन अवरूपण का मतलब है कि स्थानीय वनों का अस्थायी रूप से साफ कर देना। यानी वन अवरूपण का मतलब है कि जो वन है, जंगल है, उनका सफाया हो जाना या उनका नष्ट हो जाना। ठीक है? यह आकलन किया गया कि वर्तमान में यानी ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, मैं बताऊं, देखो यहां से बोलेगा वन जो है वर्तमान में स्थानिक वन आच्छादन पृथ्वी की भू सतह का लगभग 21% भाग है। यानी कह सकते हैं आज जो वन है, जो पृथ्वी के पर जो सतह है, उस पर 21% भाग पर क्या है? वन है, यानी वन है। ठीक है? अगला देखो यहाँ से फिर बोलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार वन अवरूपण भूमि उपयोग समस्या की सबसे कह रहे कि अगर जंगल कटते चले जाएंगे तो भूमि का जो उपयोग है उसकी समस्या सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी भैया? बढ़ जाएगी। जमीन जो है, जमीन यानी जो भूमि है वो खराब हो जाएगी भाई, फसल वसल नहीं होगा। ठीक है? या मिट्टी नहीं बनेगी। दूसरा प्रमुख सरोकार है वन अवरूपण होने की दर।
ठीक है। वर्तमान में 1.2 हेक्टेयर, देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या कहता है कि देखिएगा, यहाँ कहता है कि वर्तमान में 1.2 हेक्टेयर वन, क्या बोलता है, 1.2 हेक्टेयर वनों का वार्षिक रूप से सफाया हो रहा है। यानी भैया हर साल कह सकते 1/2 करोड़ जो वन है उनको लगातार साफ कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग खाना साफ कर देते खा करके, कह रहे हैं कि सफाया का मतलब, सफाया मतलब समझते हो, काट दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को कह रहे हैं, यानी कोई कटाई हो रही है, खत्म किया जा रहा। इस वन अवरूपण का लगभग अधिकांश भाग भाग जो है आर्द्र वनों के खुले उष्णकटिबंधीय जंगलों में होता है। यह पूर्वानुमान किया गया यदि इसी दर से करें कि भैया अगर इसी प्रकार से जंगलों का सफाया होता चला जाएगा, जिस रूप से आज जंगल कट रहे हैं, भैया मेरे 2050 तक, कब, 2050 तक अमेजोन और बेसिन के कुछ संरक्षित वन अभ्यारण्य पार्क ही सुरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त वन लुप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं जैसे जंगल आज के समय में कट रहा है, 2050 आते आते जंगल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ अमेजोन के और जो बेसिन के कुछ जंगल है जिनको हमने सुरक्षित कर रखा है, सिर्फ वही बचेगा, बाकी जंगल फंगल कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए मैं मार्किंग, देखो भारत में वनाच्छादन की कुल भौतिक क्षेत्रफल 24 पॉइंट यानी 24.39 है प्रतिशत। यानी भारत में वनाच्छादन का कितना कितना भौगोलिक क्षेत्र है, 24.39। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मल्टीपल में हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन यह आकलन किया गया है कि देश में, देखो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यह आकलन किया गया कि देश में पारिस्थितिक, अब फिर मैं मार्किंग करके आपको बताता हूँ, क्या कहता है कि देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33% वनाच्छादन रखने की क्या है, आवश्यकता है। जहां जहां से मैं अगर हाईलाइट करने लग जाता हूं, इसका मतलब है कि यहां से भैया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं उसको हाईलाइट मार देता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कहां कहां से अभी तक 5-6 बार जब पेपर हुआ है, तो जहां जहां से आया वहां मैं उसको मैं हाईलाइट मार देता हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, ये जहां जहां हाईलाइट मारा है प्रीवियस में आ चुका है, तो इसमें कुछ रिपीट हो जाएगा। ए 1.2 वाला भी नहीं आया है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। मुझे लग रहा था कि क्या पता इस बार या अगली बार में ये क्या पता इसको डाल दें लोग, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। साथ में 2050 वाला जो कहता है कि 2050 तक सिर्फ अमेजोन और बेसिन के जंगल बचेंगे, वन बचेंगे, और बाकी भैया सबका सफाया वफाया कर देंगे, लुप्त हो जाएगा। लुप्त होने का मतलब खत्म हो जाना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो वन अवरूपण, यानी भैया जो जंगल कट रहे हैं, यानी वनों को जो काटा जा रहा है, उनकी सफाई हो रही है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। भाई वनों को जो लगातार हम लोग साफ कर दे रहे हैं, जंगलों को ऐसे फटाफट काट दे रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उसका कारण क्या है। भैया उसका जो कारण है, उसके कुछ खास प्रमुख कारण है। तो उसका कारण है, पहला कारण है कि जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही, बच्चे लगातार पैदा किए जा रहे हैं इस देश में, ठीक है। इतना बेरोजगारी और इतने में भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण कह सकते हो कि जंगल साफ हो रहे हैं। भैया अगर आबादी बढ़ेगी, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो भैया खाने पीने की चीजें, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, जंगलों को सफाया करना पड़ेगा ना, कि भाई उनको रहने के लिए, उनको घर वर भी तो चाहिए, उनको खाने पीने की, इसलिए जनसंख्या विस्फोट जो है वह जंगल कटने का भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। यानी कह सकते वन अवरूपण के कारणों में कह सकते पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा वनों में आग, भैया वन जो काटे जा रहे हैं या वनों का जो सफाया हो रहा है, दूसरा वनों में आग लग जाना। तुम सबने सुना होगा कि जो वनों में आग लग जाती, सालों साल तक बुझती नहीं है। अभी मैंने देखा था एक बार, आज के 2-3 साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया था, ठीक है। 6-6 महीने तक आग ही लगा रहता है जंगल में। जंगल की जो आग होती है, उसको जल्दी से बुझाया नहीं जा सकता। एक तो जल्दी लगती नहीं है, अगर कहीं गलती से लग गई जंगल में आग, तो जंगल की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल है। तो जंगल में आग लगने से भी कह सकते हो कि वनों का वन अवरूपण जो है, यह भी एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या भैया, कि वन अवरूपण, यानी वन अवरूपण का कारण क्या है, जंगल में आग लग जाना, जिससे वनों का कमी आ रहा। तीसरा कारण है पशु की चराई, यानी लोग अपने जानवरों को जाकर के जंगलों के आसपास चरा रहे हैं, जिसके कह सकते
सकते कि वो जो जंगल है वह भी साफ हो। अरे जैसे मवेशी का जैसे हिंदी में सब लिखता है मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई। मवेशी का मतलब है यानी जो जानवरों को उसी को बोलते हैं मवेशी। गाय भैंस को जो पूरा पाला जाता है उसी को बोला जाता है मवेशी। तो जो गाय भैंस को जो चरवाहे हैं, चरवाहा मतलब जो चराता है, ठीक है? हरे घासे जाकर के चरा रहा है, ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब ये है, तीसरा रीज़न क्या है? पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। यानी लोग जाकर के जंगल में चरा रहे हैं और जो पशुओं के पैर के नीचे के जो निशान है जिसको बोलते हैं खुर इस टाइप के ना, तो पड़ने से क्या हो रहा है, मिट्टी उट्टी कट रही है और जंगल साफ हो रहे हैं। अरे पशु जाकर के जानवर जाकर के किसी पेड़ को खा ले रहा है तो जंगल कहाँ से बच रहा है, ठीक है? तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कह सकते हैं कि जंगल का भाई खात्मा हो रहा है, वन अवरूपण हो रहा है, ठीक है? तीसरा कारण है पीड़क जीवों का हमला। पीड़क जीवों का हमला का मतलब होता है भाई मेरे कि जो पीड़क जीव मतलब समझते हैं ऐसा कोई जो कीट है, कीड़ा मकोड़ा है जो जाकर के जंगलों की जो पत्तियां होती हैं उनको तुम सबने देखा होगा कि हमारे खेतों में दवाई छिड़की जाती। दवाई क्यों छिड़क रहे हैं? भैया बहुत सारा ऐसा वो लग जाता है, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है जो खा लेता है खेत को। तो उसी प्रकार से जंगलों में भी कुछ हम कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उसकी पत्तियों को खा लेते हैं और वो पेड़ में रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है और पेड़ फिर आगे बढ़ता नहीं, उसमें हरा नहीं होता, फिर वो सूख जाता है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, तुमने अगर ऐसे बहुत सारा छोटे-छोटे जीव होते हैं, जो जंगलों को जाकर किसी पेड़ को अगर ऐसे चोंच मार देगा ना, तो पेड़ ही सूख जाएगा। ऐसा-ऐसा भी खतरनाक जीव जैसे यानी जैसे साँप जाना पेड़ को डस लिया। ऐसे यानी बहुत सारे पीड़क जीव हैं, जो जंगलों में हमला कर रहे हैं, जिससे जंगलों का एक प्रकार से क्या हो रहा है, वन अवरूपण हो रहा है। ठीक है? ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। अब सुनो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। कैसे पूछता है मैं बता देता हूँ, उसको सुनो। देखो, जैसे बोलेगा वन अवरूपण के कारण हैं। जैसे लिखेगा निम्नलिखित में से कौन-सा वन अवरूपण का कारण है? तो उसमें जैसे लिख देगा, एक आंसर लिख देगा वनों की आग और बाकी 3 अलग लिखेगा। बाकी 3 अलग-अलग लिखेगा। तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा चारों में से वनों की आग वन अवरूपण का कारण है। जैसे कई बार लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं है, तो उसमें से 3 तो लिख देगा और हमें गलत निकालना पड़ेगा। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए कि जो वन अवरूपण हो रहा है, ये ध्यान से, यानी वन अवरूपण के कारण क्या है? भाई मेरे पहला जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है वनों में आग, तीसरा है पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और चौथा है पीड़क जीवों का हमला। ये 4 चीजें हैं। अगला देखिएगा, वन अवरूपण के परिणाम, यानी कह रहे हैं कि अगर जंगल इसी प्रकार से कटता रहेगा, यानी वनों का सफाया अगर इसी प्रकार से होता रहेगा, तो इसके परिणाम यानी इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? यानी हम लोगों पर, पशु पक्षियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, यानी साइड इफेक्ट की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या होगा? आदमी मर जाएगा भाई, जंगल नहीं रहेगा, पशु पक्षी नहीं रहेंगे। लेकिन अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ते, देखिएगा वन अवरूपण के परिणाम, जंगलों का अगर इसी प्रकार से सफाया होता रहा तो क्या परिणाम निकलेगा? पहला देखिएगा भाई, पहला है वन्य जीव के आवास नष्ट हो जाए, यानी जो ये वन्य जीव मतलब समझते हो, जो जानवर जंगलों में रहता है, आवास का मतलब समझते हो, उसका रहने का जो घर है वो खत्म हो जाएगा। जंगल नहीं रहेगा तो जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनका आवास यानी उनका घर छिन जाएगा। वनों पर, वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का आश्रय और भोजन, यानी ऐसा कोई जानवर जो सिर्फ जंगल की पेड़ों पर रहता था और जंगल में जो पेड़ होते थे उनको खाता पीता था भोजन, उन वो भी सारे खत्म हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे। दूसरा क्या, वनस्पति अनाच्छादन में कमी आएगी, यानी क्या होगा जी, देखो वन जो है ये मृदा अपर्दन एक शब्द आता है, मैं इसको बता देता हूँ। मृदा अपर्दन का मतलब होता है भाई मेरे मिट्टी का कटना। जैसे आप सब देखोगे ना, जैसे अगर कोई गांव वाव से आए होगे तुम सब लोग, तो तुमको पता होगा जब पानी बरसता है तो मिट्टी कट जाती है, ठीक है, और मिट्टी कट के कहीं बह कर के और चली जाती है, इसी को बोलते हैं मृदा अपर्दन। मिट्टी के कटाव को ही क्या बोला जाता है, मृदा। अरे तुम वैसे ही तुम्हारे घर में अगर मिट्टी अगर फर्श पड़ गई होगी, तुम तो शहर में तुम सब रहते हो दिल्ली उल्ली में, ठीक है, तो वैसे तुम एक लोटा उठाओ और डायरेक्ट, तो यानी धरती पर अगर तुम पानी डालोगे तो वैसे भी वहां की मिट्टी कट करके थोड़ा आगे चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं मृदा अपर्दन। कह रहे हैं कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा कि मृदा अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव जो रहेगा बहुत बढ़ जाएगा, मिट्टी कटेगी। तीसरा क्या है, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित ऑक्सीजन, यानी जो पौधे, जो आप सबने सुना कि भाई जो पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी से
कह सकते हैं एक प्रकार से भोजन बनाते हैं। तो जो पौधे पादप माने पौधा होता है, ठीक है? पादपों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके ज़रिए जो ऑक्सीजन बनाने में कमी आ जाएगी अगर जंगल नहीं रहेगा, वन नहीं रहेंगे। तीसरा क्या भैया लकड़ी जलाने जो लकड़ी जलाने के लिए मिलती है जंगलों से वो नहीं मिलेगी। पादपों द्वारा कार्बन में यौगीकरण द्वारा प्रदूषण, यानी जो पौधे हैं उनके द्वारा कार्बन को कम यौगीकरण होगा जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है? वन उत्पादों में कमी, यानी जंगल से मिलने वाले जो हमारे चीजें हैं, जैसे जंगलों से हमें बहुत प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो उन जो सारी चीजें मिलती हैं उनसे मिलने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आज जो खिड़की दरवाजा सब लगा तो लकड़ी का लगा है ना, तो उसमें कमी आ जाएगी भाई। अगला क्या है, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव, यानी जो पादप माने पौधा, जंतु माने जानवर, सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जैव विविधता में कमी आएगी, यानी इनकी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी। ठीक है? अगला क्या है, ईंधन की लकड़ी, यानी ईंधन यानी जैसे हम लोग चूल्हे-वूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं, तो ईंधन की जो लकड़ी होती है, इसमें और वनों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की आमदनी में, जैसे कहने ईंधन की लकड़ी जलाने वाली जो लकड़ी होगी और जो लोग जंगलों से पैसा कमाते हैं, आमदनी मतलब पैसा-वैसा, जंगलों की कोई चीज़ बेच कर के अगर पैसा कमाते हैं और इस उनको कमी आएगी। और दूसरा, जीवन की गुणवत्ता में अगर जंगल नहीं रहेगा, तो हम लोगों का जो लाइफ है, जो जीवन है, उसकी गुणवत्ता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी भैया? उसमें भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कमी आएगी। अगला क्या होगा, अधिक वाह जल, और इस कारण से भूजल अत्यधिक, यानी कहने का मतलब पानी का जो रहेगा, उसका जो भूजल है, उसका अत्यधिक दोहन होगा। पानी की बड़ी समस्या आएगी, जंगल नहीं रहेंगे। ठीक है? अगला कह सकते हैं लास्ट जो है, वनस्पति को जलने से, यानी अगर इस प्रकार से जंगल नहीं रहेंगे और वनस्पतियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड खूब बढ़ेगा, जिससे वायुमंडल में क्या होगा, भूमंडलीय तापन होगा, भैया ग्लेशियर विलेशियर सब पिघल जाएगा और जल स्तर बढ़ जाएगा समुद्र का, और ग्लेशियर वलेशियर पिघल जाएगा, सारे आदमी मर जाएंगे, बस यही होगा और क्या होगा। ठीक है? ये ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वन अवरूपण होगा तो इससे क्या क्या होगा, ये 10 बातें लिख रखी हैं। ये 10 बातें, ये जो इन्होंने 9 बातें कह सकते हो कि इन्होंने टोटल 5-6 बात, जितनी बातें बता रखी हैं, ये वन अवरूपण के कारण हैं। अगला जैसे बोल रहे हैं कि खनन कार्य और बांध निर्माण एवं पर्यावरण और तथा जैविक, करें कि अगर खनन कार्य मतलब समझते हो, जो माइनिंग होती है, खनन कार्य जैसे खुदाई उदाई की जाती है, बांध निर्माण जैसे किसी नदी पर बांध बनता है, इससे क्या होता है भैया कि हमारे पर्यावरण पर और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इस पर तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो भाई सबको पता है। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कहाँ से बन सकता है, कहाँ से लोग निकाल सकता है। तो देखो यहाँ से उठाओ क्वेश्चन को, देखो खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग कौन-कौन से, जैसे लोहा है, इस्पात है, एल्युमीनियम है, परिशोधन इत्यादि। ठीक है? जैसे बोला परिशोधन इत्यादि भी इस क्षेत्र में स्थित है। देश के शीर्ष 50 खनिज उत्पादक जिलों में लगभग आधे से अधिक जिलों में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है। देखो यहाँ पर फिर ये बात कहता है, देखो यहाँ कहता है, औसत वनाच्छादन इन जिलों में 28 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 20.9 से बहुत ज़्यादा है। यानी राष्ट्रीय औसत वनाच्छादन कितना है? 20.9, 20.9 है, पता आपको होना चाहिए। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट करके, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनी रहती है। जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं सिर्फ़ वही बता रहा हूँ। ठीक है? अगला देखिएगा, जनजातीय जनसंख्या, कहने का मतलब भई अगर वन नहीं रहेंगे और उससे क्या, जनजातीय मतलब समझते हैं जिसको हम लोग आदिवासी बोलते हैं, जो लोग जंगलों पर ही अपना जीवन जीते हैं, उनके अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा ना, कि भाई जो लोग जंगल-वंगल में रहते हैं, अगर अगर चाहे जंगल-वंगल ऐसे साफ हो जाएँगे, तो उनके जो अधिकार हैं या जनजातीय जो जनसंख्या है, उस पर भी क्या पड़ेगा, एक प्रकार से उस पर भी नेगेटिव यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ठीक है? यही सारा बता रखा। जैसे यहाँ पर एक अधिनियम की बात करें कि थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता पूछ ले इसका कोई। देखो, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक निवासी अधिनियम 2006 में बना था। क्या बना था भाई मेरे? जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अनुसूचित जाति और ठीक है, अल्प पारंपरिक वन निवासी जो अधिनियम बना है 2006 में बना, कब बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, इसको 2006 में बनाया गया था। ये थोड़ा आ सकता है, इसलिए मैंने आपको मार्किंग करके इसको बता दिया। ठीक है? बाकी इसमें से यहाँ से नहीं है। देखो, वन संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों करें? भैया वनों का संरक्षण यानी उसको सेव क्यों करें और उनका मैनेजमेंट करें, इनको क्यों बचाएं? वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि वन जो है वैकल्पिक स्रोत हैं, वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, और वैकल्पिक यानी वनों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैकल्पिक स्रोत,
यानी एक प्रकार से कोई ना कोई उसका अल्टरनेट खोजना चाहिए, कोई ना कोई दूसरा रास्ता खोजो। जैसे अगर तुम लोग देखोगे, अब लोग सूर्य की ऊर्जा से सोलर एनर्जी एनर्जी जो लग रही है, क्या है वैकल्पिक स्रोत, यानी करें कि वनों का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को वैकल्पिक स्रोत खोजने की क्या भैया जरूरत है, और वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगला कारण क्या है, वन रोपाई के क्षेत्र में भी यानी ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाओ। वन रोपाई में जैसे धान की रोपाई की जाए, जैसे धान लगाया जाता है खेतों में, कह रहे हैं वैसे वन लगाओ, यानी यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। इसको वृद्धि करनी पड़ेगी अगर हम लोगों को जंगल बचाना, वन बचाना, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है। ये पता नहीं चाहिए, पॉइंट पूछ सकता है। देखो, ऐसे वनों के क्षेत्र फल को बढ़ाना जो अस्थायी रूप से इमारती लकड़ी के लिए सुरक्षित हैं, यानी हम लोगों को ऐसे जंगल यानी वन ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, उनका क्षेत्रफल बढ़ाओ जो अस्थायी रूप से इमारती लकड़ी देते हैं। ठीक है, और उनका संरक्षण ऐसे करना जरूरी है। चौथा क्या है, वनों के दुरुपयोगी, यानी वनों का प्रबंधन ऐसा करो ताकि वो दुरुपयोगी, यानी वनों का हम लोग लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक उनका हम यूज कर सकें या उनका प्रयोग कर सकें। इन चीजों को क्या करना, आप सभी को प्रोत्साहन देने की क्या है जरूरत है, इसको बोल रहा है। पांचवा क्या है, सूचना बेस, क्या बोलता है, सूचना बेस, आधार बेस, नियमित निगरानी, क्या बोलता है, नियमित निगरानी के लिए एक विश्वसनीय कार्य विधि का विकसित करना जरूरी है। तो क्या 5 पॉइंट बताए गए हैं। और छठा पॉइंट क्या है, कृषि वन की, यानी हम लोगों को कृषि यानी वनों को लगाने की जो, यानी हमारी जो खेती है तथा सामाजिक वानिकियों को प्रोत्साहन देना, यानी हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है और हमें समाज में भी पेड़ों को लेकर के एक प्रकार से प्रोत्साहन देना है। और वनों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए जन भागीदारी और लोगों को इसमें दिलचस्पी बढ़े, लोग स्वयं जंगल को लगाएं और जंगल बचाने के लिए आगे बढ़ें और जंगलों का बचाएं, और इसकी सेफ्टी के लिए लोगों के लिए जागरूक करना है। और वनों से इनको क्या क्या अधिकार है, उससे क्या लाभ हो सकता है, इनके बारे में हम उनको भागीदारी, यानी उनकी एक प्रकार से कह सकते हो कि उनकी एक प्रकार से वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हों और उनको भागीदारी वहां पर सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और आई है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है संयुक्त वन प्रबंधन, यानी जेजेएम। ये जेजेएम आपके लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1972 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आरंभ हुआ था। ये कह सकते हो कि जेजेएम जो है, संयुक्त वन प्रबंधन जो है पश्चिम, आप सबने सुना भी होगा। जब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा था, जब मैं आपको एग्जाम यानी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे, तो वहां पर मैंने बताना कि भाई सबसे पहले वन प्रबंधन यानी संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किसने किया था, पश्चिम बंगाल बोला था ना। तो देख रहे हो इग्नू वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। देखो इस डब्बे में से क्वेश्चन निकाल दिया इन लोगों ने ना, ये इन लोगों का ऐसा ही रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1972 पश्चिम बंगाल बताया था ना, तो यही सारी चीजें हैं, इन चीजों कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा सारांश आ गया है और जो पूरा चैप्टर है समाप्त होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जो चीजें मैंने बताई इनको आप सबको पढ़ करके ज्यादा जाना जरूरी है। इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं जरूर कह सकता हूँ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप जरूर करके जाइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है।